गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले भी वीडियो बना करके दिए जा चुके हैं, सेकेंडरी आर्ट, कॉमर्स, मैथ सभी सेक्शन के लिए अ, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं को भी पढ़ लिया है। आज का टॉपिक होगा आपका हिंदी गद्य की गौड़ विधाएं। उस दिन हमने आपको कहा था हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का अध्ययन जिस दिन आपने कर किया, उस दिन हमने बताया हिंदी गद्य की गौण विधाएं होती हैं, जिसमें से हिंदी गद्य की गौण विधाओं में आती हैं संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, पत्र साहित्य, तमाम ऐसे हैं सब। अभी भी इनका विकास। तो आइए इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। जीवनी। जीवनी वैसे आप गद्य और पद्य आपने पढ़ा है, तो गद्य और पद्य के पहले ही अध्याय में पहले ही गद्य या पद्य का कोई भी लेखांश या काव्यांश होता है, उससे पहले ही आप जीवनी पढ़ते हैं। जीवन परिचय, जो लेखक का या कवि का जीवन परिचय दिया होता है। तो जीवन परिचय में होता क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का क्रमिक वर्णन होता है, क्रमवार विवरण दिया गया होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ, किसका इनका प्रारंभिक शिक्षा क्या हुआ, ये उच्च शिक्षा कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या रचना लिखा, सामाजिक साहित्यिक सेवाओं में इनका क्या योगदान रहा और अंततः इनकी मृत्यु कब हो गई। ये क्रमवार इनका जीवन पर्यंत तक का जन्म से मृत्यु तक का विवरण दिया गया होता है, वो जीवनी होता है। अब जीवनी में कुछ लोगों की जीवनियां विशेष से लिखने के लिए तो रामविलास शर्मा या बनारसी दास चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे, इन लोगों ने भी लिखा है। लेकिन कुछ जीवनियां ही विशेष हैं, जैसे आवारा मसीहा लिखा है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। अब यह लिखा है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही ये लिखा है अमृत राय ने। अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने। ये इनकी बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगले जीवनी के बाद इसमें आत्मकथा। ये आत्मकथा क्या है? ये भी हिंदी गद्य की गौण विधाओं में ही है। और आत्मकथा में यह है कि जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, अपना अपने थोड़ा सा ये कठिन कार्य है, लेकिन यह है कि जब अपने बारे में तटस्थ होकर के लेखक स्वयं लिखता है तो ऐसी रचना को आत्मकथा कहते हैं। अब आत्मकथा लिखने में वैसे आत्मकथा भी लेखक बहुत हैं, जैसे कि वियोगी हरिवंश राय, बच्चन बाबू, गुलाब राय, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की रचना है अमृता प्रीतम, ये भी चर्चित है। इनका है कि रसीदी टिकट। रसीदी टिकट या हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, इनका क्या है? इन्होंने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ये सब रचनाएं आत्मकथात्मक रूप में बहुत ही चर्चित है और इस प्रकार से इन लेखकों ने लिख करके हिंदी साहित्य का समृद्ध किया, हिंदी गद्य के विधाओं को इन्होंने पल्लवित पुष्पित किया। तो ये रहा जीवनी और आत्मकथा। आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आत्मकथा किसे कहते हैं या जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा के किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए या जीवनी के किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए, एक लेखक का नाम बताइए। ऐसे प्रश्न आपका एक एक नंबर का भी बन सकता है या उनकी परिभाषाओं को उनके बारे में पूछा जा सकता है। यह है इसके बाद संस्मरण। संस्मरण जो विधा है, ये विधा वैसे छायावाद युग में शुरू तो हो गया था, लेकिन छायावाद उत्तर युग में आकर के पूरी तरह से पल्लवित पुष्पित हुआ। इसकी रचना संस्मरण लेखक जो है, संस्मरणात्मक लेख लिखने वाले अधिकांश वही हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है अभी संस्मरणात्मक लेख महादेव वर्मा और श्री राम शर्मा का भी आता है।
इसके बाद है गद्य गीत। गद्य गीत ये क्या है? गद्य गीत में गद्य तो है लेकिन गीत की तरह से यानी काव्य की तरह से जब उसमें कोमलता, भावुकता, भाव प्रवणता जब दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये गद्य गीत है। वो कविता तो होता नहीं, लेकिन उस तरह की भावनाएं जब गद्य में आ जाएं तो समझिए वही ही गद्य गीत है। और इसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या है? जैसे चित्र बनाने वाला जो चित्रकार होता है रेखाओं के माध्यम से अपने चित्रों को सुसज्जित करता है, ठीक उसी प्रकार से साहित्यकार अपने शब्द चित्रों से जब अपनी साहित्यिक विधा का विकास करता है तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। अब रेखा चित्रकार में है विशेष करके महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा या श्रीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, ये विशेष रूप से इन लोगों का नाम रेखा चित्रकार के रूप में लिया जाता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं, ये भी रेखा चित्रकार लोग हैं। रेखा चित्रकार इनको भी कहा जाता है, इनकी भी रचनाएं रेखा चित्र में लिखी हुई हैं इस विधा में। इसके बाद एक है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का यह शब्द ही रिपोर्ट शब्द से बना है और रिपोर्ट का अर्थ होता है यथार्थ सूचना देना। अर्थात जब ऐसी विधाएं जिसमें ऐसा मालूम पड़े कि यथार्थ सूचना दिया जाए, जैसे बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल किसने लिखा है? प्रकाश चंद्र गुप्त ने। एकदम ऐसे मालूम पड़ता है कोई सूचना दिया जाए, तो ऐसी रचनाएं ये जो है रिपोर्टाज कहलाती है। तूफानों के बीच रांगिए राघव का लिखा हुआ, ये यह भी है रिपोर्टाज। और एक इस समय बहुत ही प्रचलित विधा विकसित हुई है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता, इसमें क्या है? भेंट वार्ता में जब जैसे इंटरव्यू का नाम आपने सुना होगा, इंटरव्यू को भी भेंट वार्ता कहा जाता है और यह भी एक विधा जो है हिंदी गद्य की विधाओं में ही आती है। इस प्रकार से और एक है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है भाई? पत्र साहित्य ये भी विधा इसी गौण विधाओं के अंतर्गत ही पत्र साहित्य। जैसे आपने सुना होगा पिता का पत्र पुत्री के नाम नेहरू जी द्वारा लिखा गया इंदिरा जी के लिए। तो इस प्रकार के जो साहित्य हैं वो पत्र साहित्य के। पत्र यद्यपि आप भी लिखते होंगे, पत्र हर कोई लिखता है, लेकिन पत्र कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक सबके लिए होते हैं और पत्र लिखने वाले की अनुमति के अनुसार उसको साहित्य में उसकी एक विशेष स्थान दिया जाता है और इस प्रकार से पत्र साहित्य की विधा भी विकसित होती है। तो आपने अध्ययन किया जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, इन सब की, और ये सब गद्य की गौण विधाएं हैं। गद्य की और भी गौण विधाएं अभी एक आलाप, टिप्पणी, लेखन, अन्य तमाम ऐसी भी हैं जो जिनका विकास अभी हो रहा है। तो गद्य का प्रमुख विधाएं और गौण विधाओं का आपने अध्ययन किया। आज अब अगले दिन आपका अगले टॉपिक दूसरा होगा। जैसे आपने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, काव्य साहित्य का इतिहास या पद्य साहित्य का इतिहास आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का अध्ययन आपने किया है। हिंदी कहाँ से आई ये भी बात आपको बताई गई है। तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली होते हुए जब इतना लंबा इतिहास है हिंदी का, तो हिंदी में भी जब दो पार्ट हमने बांट दिया कि गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास। गद्य क्या है, पद्य क्या है, इसका अध्ययन आप अलग अलग किए हैं। पद्य क्या है आपने विगत 9th 10th 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में जो छंदबद्ध रचनाएं होती है, लय, तुक, यति, गति से छंदबद्ध रचना जो है काव्य कहलाती है। अब ये काव्य भी दो तरह के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो आप सुनते हैं वो श्रव्य काव्य है और जो देखते हैं वो दृश्य काव्य है। नाटक भी, नाटक जो कि देखते हैं तो नाटक क्या हुआ, एक प्रकार का वो दृश्य काव्य है, नाटक दृश्य काव्य है। और जो आप सुनते हैं कविताएं
वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है, वो श्रव्य काव्य है। अब क्या है कि श्रव्य काव्य को भी दो भाग में बांट सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को भी दो भाग में बांट सकते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और उसका विस्तार से आपको अध्ययन आप स्वयं करेंगे। आपका मूल बिंदु है कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, तो आइए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जाना है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में जैसा कि आपको पहले भी ये बताया गया है कि हिंदी साहित्य लेखन का कार्यकर्ता शिव सिंह सिंगर, मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कई लोगों ने हिंदी साहित्य लेखन का कार्य किया है। लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कार्य हिंदी साहित्य लेखन का कार्य किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, इसका समर्थन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी करते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी करते हैं। इनके द्वारा जो काल विभाजन है वो इस प्रकार है। काल विभाजन और समय का जो विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस प्रकार है। पहले है कि आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। वीरगाथा काल इसलिए कि इस समय जो है वीरों के गाथाओं का वर्णन अधिकांश मिलता है, वीरों की प्रशस्ति गायन किया गया है ऐसे काव्यों में। इसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम तक, ये जो है आदिकाल है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, ये संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। और इसके बाद है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, यह है संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। और इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही गद्य काल भी कहते हैं, इसका समय 1900 से वर्तमान तक यानी अब तक है। ये आप इतिहास इसका डिवाइड किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी काल साहित्य का ये साहित्यिक विभाजन है। तो आइए इसका क्रमवार एक एक का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो आपको आज पढ़ना है हिंदी साहित्य काल विभाजन में आदिकाल यानी वीरगाथा काल का। वीरगाथा काल नाम ही है वीरगाथा यानी वीरों के गाथाओं का काल। प्रशस्ति गायन किया गया था। स्पष्ट है कि इस समय के विशेषताओं में आपको देखिए वीरगाथा काल की विशेषताओं में रासो काव्यों की रचना। रासो काव्य यानी विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के जो उस समय दिल्ली के जो राज शासक थे, उनका जो है उनके जीवन पर आधारित ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य इनको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। और ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि पृथ्वी चंद्र बरदाई द्वारा रचित है। तो यह काव्य वास्तव में इस काव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और बहुत ही इसमें छंदों, बहुत सारे छंदों में इसका काव्य का सृजन भी हुआ है, रचना भी हुआ है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो रासो काव्यों की रचना हुई, ये विशेषता है। लेकिन एक चीज है कि उस समय राजाओं के अंदर संकुचित राष्ट्रीयता थी, व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था, संकुचित राष्ट्रीयता थी, ये विशेषता हुई संकुचित राष्ट्रीयता। कल्पना की प्रचुरता थी, कल्पना खूब करते थे, कल्पना कर करके लिखा करते थे। जैसे उसमें कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था, इतनी कल्पना किया करते थे। तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी एक विशेषता हो सकती है। और वीरता के साथ साथ चूंकि राजा उसमें बहुत विलासप्रिय भी हो चुके थे, इसलिए श्रृंगारिक वर्णन भी हुआ करता था। तो क्या है कि उसमें वीर रस व श्रृंगार रस दोनों की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो ये है कि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। डिंगल पिंगल भाषा क्या है, आप ये समझना कि डिंगल यानी अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश में जो राजस्थानी मिला तो ये दोनों मिलकर के डिंगल बना। और ब्रज में अपभ्रंश के साथ जो ब्रज मिल गया, ब्रज भाषा, वो पिंगल कहलाई। तो डिंगल पिंगल भाषा का भी अदा कदा उसमें प्रयोग दिखता है। और ये छंदों की विभिन्न प्रकार के छंदों में लिखी गई रचना है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें
युद्धोन्माद की प्रवृत्ति, प्रशस्ति गायन या विविध छंदों की विविधता आदि इस प्रकार के तमाम इनकी विशेषताएं हैं। अब आदिकाल का जो समय सीमा है 1050 विक्रम से 1375 तक का, इस समय का राजनीतिक सामाजिक, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये जो साहित्य होता है जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो इसका आशय ये है कि जनता का किस प्रकार की वहां की जनता रही है, इसके बारे में साहित्य के अवलोकनार्थ पता चलता है कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियां कैसी रहीं, राजनीतिक परिस्थितियां क्या रहीं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरण उस समय का कैसा रहा होगा, इस साहित्यिक अध्ययन से ही पता चल जाता है। तो राजनैतिक दृष्टिकोण ये रहा कि चूंकि वर्धन साम्राज्य के बाद, वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद, यानी राजा जो हर्षवर्धन थे उनके साम्राज्य जब छिन्न भिन्न हो जाता है तो वहीं से शुरू हो जाता है आदिकाल। इसके पहले, आदिकाल के पहले डिंगल पिंगल भाषा रही, और वो विविध या एक विशेषता है कि अलग अलग राज्यों को ही अपना अलग अलग देश मान लिया था लोगों ने, तो संकुचित राष्ट्रीयता थी। लेकिन यह जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, तो स्वाभाविक है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या होंगी, उसका अध्ययन करने से भी पता चल जाएगा कि यहाँ के साहित्य पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा था। तो यह चूंकि 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का इतिहास ये बताता है कि चूंकि 7वीं शताब्दी में उधर अरबों का आक्रमण सिंध प्रांत पर शुरू हो गया था, और अरबों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यहाँ के राजाओं की स्थिति बहुत छिन्न भिन्न हो गई थी, और ये संकुचित राष्ट्रीयता होने के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, ये जलते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि बाहरी आक्रमणकारी इसका खूब फायदा उठाए। या मुगलों का या अरबों का जब आक्रमण हुआ, तो उसी के 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का जो समय रहा है, धीरे धीरे ये क्या है कि इस्लाम का उदय, इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा, और यह भारतीय जो धर्म है, जो भारतीय संस्कृति है, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। और इतना ही नहीं हुआ, यहाँ के खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार, उत्सव, मेले, पर्व इत्यादि में भी मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होने लगे। ऐसा कहा जाता है ये कि यहाँ पर, यहाँ का धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, या इस जो भी जिससे मानव प्रभावित होता है, जिससे साहित्यकार प्रभावित होता है, बड़ा ही दयनीय हो गया, और समाज में 2 वर्ग बन गया। एक वर्ग तो ये जो विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, जो सामंत वर्ग कहलाता, और दूसरा मजदूर या श्रमिक वर्ग, जो बिल्कुल दयनीय जिनकी स्थिति थी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आदिकाल पतन का काल रहा, बहुत ही उसमें ह्रास हुआ, भारतीय संस्कृति का ह्रास हुआ, और क्या इस्लाम संस्कृति का उदय हुआ, उसका उत्थान हुआ। और ये जो है आदिकाल के साहित्यों को भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं। साहित्य का अवलोकन करेंगे तो इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। ये साहित्य अपने अलग अलग, चूंकि धर्म प्रचार को लेकर के हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हर साहित्य की अलग रही हैं, और उसका डिटेल्स अध्ययन आप किताब से ही कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लोड करने में ही समस्या होती है, उतना विस्तार से हम इसमें बता नहीं सकते। इसलिए आप किताबों का सहारा लेंगे, घर पे ये अध्ययन करें। और अगले दिन आपका वीडियो होगा पूर्व मध्यकाल का, भक्ति काल का। ओके, थैंक यू।